नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो दिल्ली को भी 5 फरवरी को मतदान है और अयोध्या की मिल्कीपुर में भी मतदान है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में थे और वहां पर उन्होंने उन तमाम अफवाहबाजों और जो सनातन विरोधी अपनी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया था। महाकुंभ के खिलाफ जो एक लगातार एक सतत मुहिम चल रही है अखिलेश यादव की तरफ से, उसका भी उल्लेख किया। इसके अलावा अयोध्या में जो विकास के कार्य हुए हैं, प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, रेलवे का कायाकल्प हो, शहर के सौंदर्यकरण का हो, सड़कें चौड़ी करने का हो, वहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, तमाम सुविधाएं, वहाँ जो जिस तरीके से कारोबार बढ़ रहा है उसका भी उल्लेख किया उन्होंने। और जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त हुआ यानी 3 फरवरी, उस दिन अखिलेश भैया भी गए मिल्कीपुर में सभा की। उनके साथ उनके समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद भी थे, अवधेश प्रसाद, और उनके पुत्र जिनको समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में अपना प्रत्याशी बनाया है, वो भी मंच पर मौजूद थे। और अखिलेश यादव ने मंच से जिस जिस तरह की बातें की हैं, उनको सुनकर के आश्चर्य भी होता है और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक सक्षम नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है, वो उससे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। ये ठीक है कि लोकसभा चुनाव में इस बार उनकी पार्टी की 37 सीटें आई हैं। उनके सहयोग से या इन लोगों के दुष्प्रचार की वजह से संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, हिंदुओं को विभक्त करने में कामयाब हो गए और उनको भी 6 सीटें मिल गई। कुल मिलाकर के 80 में से 43 सीटें इन लोगों को मिल गई। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों के। 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने वापस जीत ली है। पहले 5 थी उसके पास, 2 इनसे छीन ली और अब मिल्कीपुर में इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये सीट इन्हीं के पास थी, अवधेश प्रसाद के पास थी। सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट खाली की। अब इसका उपचुनाव हो रहा है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, उससे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से घबराए हुए भी हैं, चिढ़े हुए भी हैं। सीधे जुड़ते हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत ही गहन जानकारी उनके पास है। तो वीरेंद्र जी के साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, क्या क्या कहा है अखिलेश यादव ने? उन्होंने कहा लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं, जो सत्य को छुपाए योगी नहीं हो सकता। सनातन परंपरा को इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। कितनों ने स्नान किया है ये तो बता रहे हैं, कितने मरे हैं ये नहीं बता रहे हैं, और कितने तो बिना स्नान किए लौट गए या लौटा दिए गए। और 17 घंटे बाद इन्होंने बताया कि 30 लोग मारे गए हैं, अभी भी सच नहीं बता रहे हैं। और ये भी कि साहब ये तो कह रहे थे कि हमने तो 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, ये तो 8-10 करोड़ थे, मौनी अमावस्या के दिन उस व्यवस्था को भी नहीं बना पाए। हुआ क्या है अखिलेश यादव को? देखिए, जो लोग 1 साल पहले तक रामायण जलाते थे, वो आज योगी आदित्यनाथ को ये बता रहे हैं योगी क्या होता है।
जो लोग भगवान कृष्ण का उपहास करते थे कि भगवान कृष्ण मेरे सपनों में आते हैं, वो आज योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं सनातन धर्म क्या होता है। जो पिछले महीने बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग दबा है, उसकी खुदाई कराई जाए, वो योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं हिंदू धर्म क्या होता है। और जिनके कार्यकाल में जब कुंभ हुआ था तो उन्होंने आजम खान को जो है कुंभ मेले का इंचार्ज बनाया था। और उस समय के इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, वहाँ के रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी, 34 लोग मारे गए थे। वो आज बता रहे हैं कि कुंभ मेला क्या होता है। तो और कितनी लूट हुई थी, कितनी भ्रष्टाचार हुआ था, वो योगी जी को सिखा रहे हैं कि कुंभ मेला कैसे होता है। कुंभ मेले में भगदड़ मची, उसमें कुछ लोगों की जानें गईं, ये बहुत दुखद है। और इस और इसको किसी भी इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव का टारगेट क्या है? वो चाहते क्या हैं? क्या उनका टारगेट जो है सनातन धर्म की की महानता की स्थापना है, उसके गुणगान है, या उनको वास्तव में इस ट्रेजेडी का दुःख है, या उनका निशाना केवल पॉलिटिकल लाभ उठाना है, राजनीतिक लाभ लेना है, और योगी आदित्यनाथ से उनको अपना हिसाब बराबर करना है। मैं जानना चाह कौन-सी सरकार ये चाहेगी कि इतने बड़े आयोजन में कभी कोई ऐसी ऐसी दुर्घटना हो? अभी हाल की घटना लीजिए, अभी 4 दिन हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पे एक कमर्शियल एयरलाइन जो है, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से उसका मिड एयर कोलिजन हुआ। 64 लोग मर गए। और जब जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो जहाज पास की नदी में गिर गया, एक भी उस जहाज में सवार व्यक्ति उसमें एक-एक व्यक्ति मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या आप वहाँ जाएँगे? तो ट्रंप का जवाब था कि क्या मैं वहाँ तैरने जाऊँगा? अब ज़रा और अब देखिए, जब योगी जी का रिएक्शन आया इस ट्रेजेडी के बाद, तब उन्होंने क्या कहा था? और उसके बाद वो प्रयागराज गए, वो उस हॉस्पिटल में गए, सारे घायलों से मिले, और जितने लोग मृत व्यक्ति हैं, उनको सबको 25 लाख का मुआवज़ा दिया गया। सारे मृतकों की सूची जारी हो चुकी है। आज भी लोकसभा में झूठ बोला जा रहा था। सपा के लोग झूठ बोल रहे थे कि साहब उनकी सूची जारी करो। वो सूची जारी हो चुकी है। ट्रेजेडी हो गई, और अब तो उसमें जो है षड्यंत्र के, साजिश के, सबवर्जन के भी खबरें आ रही हैं। और एसटीएफ ने 16,000 मोबाइल फ़ोन का कॉल डाटा जो है रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। 100 से अधिक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। और किस तरीके से रात में अज्ञात लोग आए, जो लोग वहाँ सो रहे थे, उनके ऊपर चलने लगे, और लोगों ने समझा भगदड़ मच गई। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये सब जो है, और ये जाँच की माँग कर रहे हैं। घटना के 24 घंटे के अंदर सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जाँच आयोग गठित कर दिया था। उसमें रिटायर्ड डीजी पुलिस भी हैं, उसमें रिटायर्ड आईएएस अफ़सर भी हैं। तो अखिलेश यादव का जो है, जो उद्देश्य है, वो केवल बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही उसमें पॉलिटिकल लाभ उठाना है। इनका जो एमपी है बनारस के बगल के जिले का, चंदौली का एमपी वीरेंद्र सिंह, वो कह रहा था कि जो संभल में जो खुदाई हुई है, वहाँ तवायफ देवी की मूर्ति मिली है। संभल में जो खुदाई हो रही है, जो बावड़ी मिली है, वो राजाओं की अय्याशी का अड्डा था। उनका जो एमएलए है, ओम प्रकाश सिंह गाज़ीपुर का, वो कह रहा है कि वहाँ गंदे पानी में जाके नहाओगे कुंभ में तो बीमार हो जाओगे। और एक आपका हुसैन दलवाई जो है राज्यसभा का मेंबर है कांग्रेस का, वो कह रहा है कि वहाँ नहाने से बीमारी फैल जाती है। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि साहब कि क्या कुंभ नहाने से क्या जो है रोज़गार मिल जाएगा? अरे भाई, तो जाओ तुम जाके मस्जिद में, दरगाह में चा चा चादर चढ़ाओ, वहाँ रोज़गार मिलेगा। तो मूल रूप है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अक्टूबर में हरियाणा का विधानसभा चुनाव, नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, नवंबर में यूपी में 9 में 7 सीटों में 9 विधान स सभा सीटों में चुनाव में बीजेपी की विक्ट्री, 2 सीटें इन्होंने सपा से छीनी। 3 घटना ये हो गई। चौथी घटना है 1 फरवरी का बजट, जो आया है शनिवार को। कोई जवाब नहीं है पूरे विपक्ष के पास अभी तक एक आलोचना का स्वर सुनाई नहीं पड़ा है।
और सबसे हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, हर रविवार को भूतपूर्व केंद्रीय केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कॉलम आता है अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में और देश की सभी अन्य भाषाओं के अखबारों में उनका कॉलम छपता है। कल संडे को जो उनका कॉलम अमर उजाला और इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वो उसका विषय बजट ना हो करके उसका विषय है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हाल है चिदम्बरम का, उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा हुआ है। और और आप अगर दिल्ली में के बैठे लोगों से बात करिए, खुद वित्त मंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर तो तुरंत तैयार हो गए थे। मुझे वित्त मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स को कन्विंस करना पड़ा। तो ये जो है और आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी के 11 ये 11वां साल है। 11 साल के कार्यकाल की जो प्रगति का रिपोर्ट कार्ड केवल एक आंकड़े में छुपा हुआ है। मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी बजट 2013-14 तक इनकम टैक्स की छूट 2 लाख थी और 2 लाख से बढ़ के वो 10 साल में 12 लाख हो गई। और ये अगर ये 12 लाख हो गई तो उसका मतलब देश में आय बढ़ी है ना। अगर इनकम बढ़ गई है और अगर छूट नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब टैक्स का बर्डन अधिक था, अब वो कम हुआ है ना। तो आज इनके पास इसका जवाब नहीं है कि कैसे काउंटर करें। आज आप राहुल गांधी का भाषण लोकसभा में देखिए, मालूम पड़ रहा था कि जैसे कोई चाइना का ब्रांड एम्बेसडर बोल रहा है। वो और वो केवल ये बता रहे थे कि भारत केवल गड्ढे में जा रहा है, भारत कहीं है ही नहीं और अगर कोई है तो महान है। तो केवल चीन है। तो इनकी समस्या केवल ये है कि इनका जो मेल्टडाउन है और अब इनके पास निरंतर कुछ बोलने को है ही नहीं। और आज की और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। अखिलेश यादव आज गए थे और वो पीडीए के बारे में नहीं बोले। जो लगातार वो बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज उनको पीडीए याद नहीं आया। और लोग देख रहे हैं कि बगल की का उनका शहर है अयोध्या। अयोध्या में पिछले 4 सालों में 50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है और अयोध्या में कम से कम 100 होटल बन रहे हैं। आज अयोध्या में केवल जनवरी के महीने में 1 करोड़ तीर्थयात्री आते हैं। एक व्यक्ति अगर आता है कम से कम भोजन तो करता है ना, ₹250 का। ज़रा सोचिए अयोध्या की इकोनॉमी में कितना जो है कैपिटल आया होगा। आज अयोध्या का लेबर, आज फैज़ाबाद जिले का, आज गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती से जो व्यक्ति कभी लखनऊ आता था रिक्शा चलाने या बैटरी वाला ऑटो चलाने, अब वो अयोध्या जाता है। अब लखनऊ नहीं वीरेन जी, आता है वो। वीरेन जी, इनका एक बयान और भी मुझे याद आ गया। इन्होंने कहा है कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो हम अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सिटी बनाएंगे। ये अभी क्या 2012 नहीं से है क्या? 2017 2012 से 2017 तक जब चीफ मिनिस्टर थे, किसी ने रोका था क्या इनको? जब इनके जमाने में अयोध्या को केवल एक जो है जो उन्होंने उपहार दिया था कि 1992 में भी अयोध्या में दंगा नहीं हुआ था। 1990 में जब कार सेवा हुई थी तब भी दंगा नहीं हुआ था। 1992 में जब वो ढांचा ध्वस्त हुआ था तब भी दंगा नहीं हुआ था। इनके कार्यकाल में 2013 में अयोध्या वो जो समय फैजाबाद कहलाता था, वहां के 5 कस्बों में एक साथ दंगा हुआ था, कर्फ्यू लगाया गया था। ये इनकी देन है अयोध्या को। और पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में ये एक बार अयोध्या नहीं गए। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे 2005 जुलाई में और जिहादियों ने और आतंकवादियों ने अयोध्या का जो मेकशिफ्ट मंदिर था उस पे हमला किया था और उसको सीआरपी ने फॉइल कर दिया था। मुलायम सिंह यादव एक बार देखने नहीं गए अयोध्या में हुआ क्या है। तो आज और जो उसमें आतंकवादी पकड़े गए थे, इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में उनको रिहा करने का वादा किया था। वो कहा था जो जो मासूम और बेकसूर मुस्लिम नौजवान जो जेल में बंद हैं, हम उनको छोड़ेंगे। और उसके पहले 2007 में जो काशी अ,
बनारस, लखनऊ, गोरखपुर और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो आतंकवादी जेल में बंद थे, इन्होंने उनको छोड़ने का भी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी। बल्कि और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोका कि आप होते कौन हैं इनको रिहा करने वाले या ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करने वाले। और इसमें सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व है, सेंट्रल लॉ इन्वॉल्व है। बिना केंद्र सरकार की सहमति के आप इतने खूंखार आतंकवादियों को रिहा नहीं कर सकते। वो आज भी जेल में हैं। ये है तोहफा इनका, ये है घोषणा इनकी, ये है इनकी नीयत अयोध्या के बारे में। तो आज ये किस मुँह से बात करेंगे अयोध्या के बारे में? इनके पास और तो राजनीतिक और नैतिक कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। ये आज अयोध्या में थे, मिल्कीपुर में थे, तो भी भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए ये मंदिर नहीं गए। क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इनका तर्क है कि जब बुलावा आएगा तब जाएँगे। अरे भाई क्या कुंभ से आपको बुलावा आया था? हमारे पास तो बुलावा कुंभ से नहीं आया। और हम तो पिछले 40 सालों में 5 बार कुंभ जा चुके हैं। इस साल भी जाएँगे। तो वो ये जो जब है जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो बुलावा तो भेजा था, निमंत्रण पत्र तो भेजा था विश्व हिंदू इन्होंने परिषद ने। इन्होंने जवाब दिया था कि हम नहीं आएँगे। अगर अगर मेरे घर में कोई मंगल कार्य है और मैं अगर आपको निमंत्रण भेज रहा हूँ, तो आपका ये आपका अधिकार है, आप आएँ चाहे ना आएँ। लेकिन आप मुझे चिट्ठी लिख के ये नहीं बताएँगे कि मैं नहीं आऊँगा। आप नहीं तो कहेंगे कि प्रभु, मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ, ये मैं नहीं आ ये सकता। क्या ये क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रभु राम इनको चिट्ठी भेजेंगे तब ये वहां पर जाएंगे, या ये सब जब ऊपर वाला बुलाएगा तभी जाएंगे? अब आप ये देख लीजिए कि इनके पास जो है राजनीतिक जो विकल्पहीनता है, जो इनके पास मुद्दों का कितना घनघोर अभाव है कि इनके पास कोई जो है एक एक वायबल और एक कन्विंसिंग पॉलिटिकल राजनीतिक तर्क इनके पास नहीं है कि अयोध्या के मंदिर से आपको परेशानी क्या है? साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ये खतरा है कि और यहाँ मैं साफ कर दूँ, ये ये बेवजह मुसलमानों पे एक ये आरोप आता है, कोई मुसलमान नेता बुरा नहीं मानेगा, कोई मुसलमान आम आदमी बुरा नहीं मानेगा, अगर अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं। ये समझते हैं कि ये कोई मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बेवजह मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। उनसे क्यों वो अगर ये आपकी धार्मिक आस्था का मामला है, अगर आप अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार कहीं जाना चाहते हैं, आप जाएँ। कोई और यहाँ पे बेवजह मुसलमानों के ऊपर ये जो दोषारोपण है, ये स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तो इसलिए मतलब इ हद, कोई बोलने का पाखंड की पाखंड की इंतहा है ये। ये तो कई अवसरों पर ईद के मौके पर गोल टोपी पहन करके भी देखे गए हैं लोगों के पास जाते हुए, और नमाजियों को गले मिलते हुए। फिर यहाँ आने में क्या परेशानी है? नहीं, नहीं, आप ये देखिए अखिलेश यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, इनके ज़माने में जब मुख्यमंत्री थे, तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में मेले का माहौल होता था रोज़ा इफ्तार पार्टी में और रोज़ा इफ्तार वो स्टेट के खर्चों से होती थी। किसी को आपत्ति नहीं आप करिए, लेकिन आप जो आप रोज़ा इफ्तार का जो आयोजन करते थे, वो आपके मन में मुसलमानों के लिए कोई बहुत इज़्ज़त एहतराम नहीं था। आप केवल मैसेज देना चाहते थे कि देखो हम ये कर रहे हैं और आपका उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक था जहां आप मुसलमानों का इस्तेमाल करते थे। आपने किया क्या उनके लिए? और एक बात अखिलेश यादव को और ये बतानी चाहिए, जो मेरठ में सोतीगंज जो चोरी की गाड़ियों का जो बहुत बड़ा बाज़ार था, जिसका योगी जी ने समूल नाश कर दिया, वो इनके ज़माने में खूब फल-फूल रहा था। सपा हो, बसपा हो, खूब फल-फूल रहा था। उसके बारे में क्या कहना है उनको? उसको तो योगी जी ने बंद करा दिया। अब तो वहाँ कोई गाड़ी चोरी की नहीं आती है। और आपको याद होगा 2022 के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं अपने जो है इलेक्शन कैंपेन में सोतीगंज का उल्लेख किया था। और उनको ये और उसके अलावा उत्तर प्रदेश से अब बांग्लादेश को गायों की स्मगलिंग बंद हो गई है।
अब उत्तर प्रदेश में जहाँ जिसका मन चाहता था, उसने झोपड़ी डाली, और गाय काटी, भैंस काटी, भेड़ काटी, बकरा काटा, ऊँट काटा, और अपना हड्डी और चमड़ा और खाल और मीट सब बेच रहे थे। वो सारा ये काम यहाँ बंद हो देखिए, गया है। मुझे मुझे इनका एक चित्र मिल गया है, मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ। इसमें मुलायम सिंह यादव भी गोल टोपी पहने हुए हैं, अमर सिंह भी, अखिलेश यादव भी, और पीछे जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ, जफर याब जिलानी है, एक दो हाँ, और हाँ। चेहरे हैं। और महबूब अली भी है, जो एमएलए है अमरोहा का। तो इनको ये कपड़े पहनने में परेशानी नहीं है, इनको योगी इनके आदित्यनाथ के कन भगवा इनके कन भगवा कपड़ों इनके से इनके परेशानी है। कन इनके कंधे पर जो आप देख रहे हैं गमछा, वो भी खास किस्म का वहाबी गमछा है, जो केवल देवबंदी वहाबी ही पहनते हैं और कोई नहीं पहनता है। तो आज अखिलेश यादव जो है राजनीति में ये क्या नाम विकल्पहीनता का शिकार हैं। और आज हालत ये है कि ये दिल्ली का जो इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, इनको मालूम है इनका दिल्ली में कुछ नहीं है। लेकिन ये केवल कांग्रेस को बताने के लिए गए हैं कि हम अब 2027 के चुनाव में आपके साथ हम नहीं रहेंगे। और ममता बनर्जी भी जो है अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है, कर रही हैं, आरजेडी भी कर रही है। ममता बनर्जी का भी कुछ नहीं है दिल्ली में, आरजेडी का भी कुछ दिल्ली में नहीं है, सपा का भी कुछ दिल्ली में नहीं है। तो ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को ये बता रही हैं कि इंडिया अलायंस में हम आपकी प्रधानता को स्वीकार नहीं करेंगे। और अखिलेश यादव को मालूम है कि 27 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कम से कम इनसे 125 से 150 सीटें मांगेगी, और जीत नहीं पाएगी 5 सीटें वो। और तो ये इनकी पॉलिटिक्स अभी से ही ये शुरू हो गई है। और दूसरा भ्रम इनको ये है कि हमने 37 सीटें हमने जीती हैं लोकसभा की। अगर 3705 को अगर 5 से आप गुणा कर दें, तो समाजवादी पार्टी की विधानसभा में एक समान मेजॉरिटी आ जाती है। यूपी में औसतन एक लोकसभा सीट के अंदर 5 असेंबली सेगमेंट होते हैं। तो 37 इंटू 5 कर लीजिए, तो वो आंकड़ा बड़ा क्लियर आ जाता है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि लोकसभा का चुनाव में जून 2024 में जो आपको 37 सीटें मिल गई, वो एक फ्रीक है, वो एक वन टाइम वंडर है, वो एक असामान्य स्थिति है। वो ऐसा नहीं है कि जो है भारतीय जनता पार्टी वर्षों की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है, और देश की जनता यहाँ पीडीए के रंग में रंग गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आपको मालूम है कि बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर के, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद को रहने को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म था। और बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। तो लेकिन ये नहीं बताया था कि 400 पार की सीटें आपको क्यों चाहिए। तो उससे इनको ये मौका मिल गया कहने का कि साहब ये 400 पार अगर आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। तो अच्छा, वो एक बार असामान्य स्थिति हो गई। अब वो दोबारा नहीं होने वाली है। एक बयान इन्होंने और दिया है मिल्कीपुर में, इन्होंने कहा है कि साहब जब से ये अयोध्या में हारे हैं, यानी फैजाबाद में हारे हैं, तब से हाँ, इनको नींद नहीं आ रही है, योगी जी को नींद नहीं आ रही है। और इन्होंने कहा कि साहब मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, ये जनता बनाम सरकार चुनाव हो गया है। देखिए साहब ऐसा है, राजनीति में संवाद के दो तरीके होते हैं, रेटरिक एंड जार्गन, शब्द आडंबर और शब्द जाल। तो ये बयान जो है केवल शब्द आडंबर हैं। और योगी जी को नींद नहीं आ रही है। अगर ये योगी जी की मेडिकल रिपोर्ट है तो इन्हें कैसे मिल गई है? और योगी जी कितने घंटे सोते हैं इसकी जानकारी इन्हें कैसे मिल गई? वो योगी जी वैसे भी 6 घंटा सोते हैं। वो कोई 12 घंटे सोने वाले व्यक्ति तो है नहीं। कल रात में योगी जी ने अपने आवास पर अफसरों के साथ सुबह 3 बजे तक प्रयागराज में कुंभ मेला में बसंत पंचमी के स्नान के कार्यक्रम की समीक्षा स्वयं की है। और आज भी दिन भर उनको उनको जितना समय मिला है, एक एक मिनट की, एक एक पल की खबर वो लेते रहे हैं। और आज जो है आंकड़ा 35 करोड़ पहुंच गया है अब तक, जो अब तक कुल तीर्थयात्री वहां पे आए हैं।
तो अब ये घटना हो गई, सरकार के लिए उसमें बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, लेकिन जो उसमें एसटीएफ जाँच कर रही है, मेरा मानना है बहुत जल्दी उसमें चौंकाने वाले परिणाम आपको सामने मिलेंगे। वीरेन जी, इनके पास केवल कुछ ठोस कहने को बचा नहीं इनके पास। कुंदरकी और मीरापुर हारने के बाद और शीशामऊ तो बहुत कम अंतर से ये जीत पाए थे, तो कुंदरकी और मीरापुर के बाद तो संभल हुआ था। यहां मिल्कीपुर के बाद क्या होने वाला है? रोते हुए दिखाई देंगे या खम ठोंकते हुए दिखाई देंगे? देखिए बीजेपी जो है मिल्कीपुर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और एक बात अखिलेश यादव को एहसास नहीं हो रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरीके से लाभ लोगों को सीधे पहुंच रहा है, लोगों ने अपनी 3 पीढ़ियों में ऐसा नहीं देखा था कि ₹100 का लाभ पाने के लिए उनको लेखपाल या ग्राम प्रधान के पास नहीं जाना पड़ता। और मैं आपको साफ बता दूँ कि जो लोग क ये कल्याणकारी योजनाओं का सीधा असर जो हो रहा है, पहला, ये अब गाँवों से शहरों की ओर पलायन को रोक रहा है। जब गाँव में सारी सुविधा आपको मिल रही है, आपको जो है आपको निःशुल्क गेहूँ-चावल मिल रहा है, आपको आवास मिल गया है, शौचालय है, बिजली है, गैस कनेक्शन है, आयुष्मान भारत में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया है, पीएम किसान सम्मान योजना में आपको साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, प्लस जो है सोलर एनर्जी की स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन है, तमाम योजनाओं का लाभ आपको गाँव में रह के मिल रहा है, तो अब आप कोई आदमी दिल्ली, बम्बई, लखनऊ क्यों आएगा? और अगर उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सम्मान के साथ, बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए, बिना किसी को रिश्वत दिए, तो ऐसे व्यक्ति में धीमे-धीमे अगला चरण ये होगा कि कास्ट की अपील उसके ऊपर कम होती जाएगी। वो देखेगा कि सरकार उसके लिए कौन-सा कि सरकार कौन उसके लिए काम कर रही है। अब तक आप ये कहते थे कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम, सीएम, पीएम तीनों अपने होंगे। 35 साल हो गए, आज पहली बार लोग देख रहे हैं कि उनको जो है किसी सरकार ने सारे बंधनों से ऊपर किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। हर जाति, हर मज़हब के व्यक्ति को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर आपने हाल का डाटा देखा हो, अभी 2 महीने पहले आया था, आयुष्मान भारत में नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजनाओं का लाभ मिला है। 40,000 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत में उसमें क्लेम पे किया गया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति उनके ऊपर एहसान जताने नहीं आता। लेकिन ये आके हमको केवल ये बताते हैं कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम अल्पसंख्यक हो और तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, ये नहीं बताते हैं। भई जो आप करेंगे, जो आप वादा कर रहे हैं अयोध्या में करने का, उससे ज़्यादा अयोध्या में हो चुका है। वहाँ पे 1 साल से ऊपर हो गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है। वहाँ 1 साल से ऊपर हो गया है, वहाँ का रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज़ हो गया है, चल रहा है। वहाँ नया बस अड्डा बन गया है, वहाँ पे जो है नया वाटर सप्लाई प्लांट लग गया है, वहाँ सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट लग गई हैं, वहाँ 24 घंटे बिजली आती है, वहाँ 2.5 लाख लोग रोज़ वहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, लाखों लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है। आप और क्या दे देंगे भाई? आप तो कहेंगे अयोध्या में हम तो पीडीए करेंगे। अयोध्या में पीडीए कहाँ करेंगे आप? तो आपका जो है तो अब आपके पास कोई ठोस वायबल पॉलिटिकल आपके पास क्या कोई कोई एक वैकल्पिक विचार है आपके पास? वो तो है नहीं। तो य तो अगर वो नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि शब्द आडंबर और शब्द जाल और ये कहना कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग दबा हुआ है। आपके विधायक, आपके सांसद जो है गालियाँ दे रहे हैं सनातन धर्म को, सनातन प्रतीकों को और क्या बचा है आपके पास? वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और मिल्कीपुर महाकुंभ, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।